हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफली स्टडी किया था। आई होप आप सब ने वो लेक्चर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं और उसके बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। Now we are continuing what are the advantages of parallel and disadvantages of series combination। अगर हम हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स की बात करें तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। I have explained many reasons for this. First reason behind this is if one of the appliance stops working then other appliances also stops working। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब्स लिए हैं, इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स को या फिर कोई भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पे ले सकते हो, जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं then the current passing through them all remains same। करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कोई भी एप्लायंस अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला ले लेते हैं हम, सेकंड वाला इलेक्ट्रिक बल्ब खराब हो गया है या फिर आप कह लो कि अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है इन अ प्रॉपर वे, देन जो ये थर्ड वाला इलेक्ट्रिक बल्ब है ये भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बट if these three bulbs are connected in parallel combination like this, अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रिक बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करते, then if any appliance stops working then other appliances do not stop working। अगर हम कंसीडर करें सेकंड वाला बल्ब हमारा फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर रहा है तो थर्ड वाला अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद नहीं करेगा, इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म इस फंक्शन एज इट इज, ये अपना फंक्शन पहले की तरह परफॉर्म करता रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज in this for one switch there are many appliances connected to it, we cannot use them separately। for example हम क्या कर रहे हैं, हमारे रूम में लाइट्स कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फैन। अगर इन सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है देन देयर इज ओनली वन स्विच फॉर ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जब मैं इस स्विच को ऑन करेंगे, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फैन तीनों एक साथ ऑन हो जाएंगे और जब हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये तीनों डिवाइसेस एक साथ ऑफ हो जाएंगे। अगर हम इन्हें सेपरेटली यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे सिर्फ लाइट्स चाहिए, मैं लाइट्स को ऑन करना चाहती हूँ बट फैन को ऑन नहीं करना चाहती, तो उस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल नहीं है। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, देयर आर सेपरेट स्विचेस फॉर ईच अप्लायंस, हर एक अप्लायंस के लिए सेपरेट स्विच प्रेजेंट होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अब हमने लाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब और फैन को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया तो हर एक डिवाइस के लिए अलग स्विच होगा। लेट दिस इज द स्विच फॉर लाइट, दिस इज स्विच फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड दिस इज द स्विच फॉर इलेक्ट्रिक फैन। अगर हमें लाइट्स ऑन करनी है बट हमें इलेक्ट्रिक बल्ब और फैन को ऑन नहीं करना है तो हम लाइट वाले स्विच को ऑन करेंगे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक बल्ब और फैन इस टाइम पे ऑफ रहेंगे। बट अगर हमें इलेक्ट्रिक बल्ब को या सिर्फ इलेक्ट्रिक फैन को ऑन करना है, बाकी सारे डिवाइसेस क्या रहेंगे, इसमें ऑफ रहेंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड पॉइंट इज each appliance do not get same voltage in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने स्टडी किया था, कंसिडर कर लो हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V1, R2 के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। इट मींस
अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, each appliance do not get same voltage, but in parallel combination all appliances get same voltage. Next is we have to check all devices to find faulty device. अगर हमारे पास मान लो 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट है, उसमें से एक भी अगर अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, ठीक है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू चेक ऑल डिवाइसेस, हमें हर एक डिवाइस को चेक करना पड़ेगा to find that faulty device. It is very time consuming and you can say that it is a very energy consuming process, but in parallel combination we do not have to check all devices for getting faulty device. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा, हम उसी को बहुत अच्छे से चेक करके ठीक कर देंगे और बाकी सारे डिवाइसेस अपना फंक्शन पहले की तरह परफॉर्म करते रहेंगे. तो इसमें हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों वेस्ट होने से बच जाएंगे. ठीक है. Fifth point is overall resistance gets increased, hence overall current decreases in series combination. अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो नेट रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. हम सारे रेजिस्टेंसेस को, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. इट मीन्स ओवरऑल रेजिस्टेंस इस केस में क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. हमें पता है जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. इस केस में हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन. इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस इस केस में क्या करती है, डिक्रीज करती है. जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, हर एक डिवाइस में से सेम रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट डिवाइड्स थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज इम्प्रैक्टिसेबल टू कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और सेकेंड हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर कंसीडर कर रहे हैं. अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, अब हमें पता है इन दोनों की करंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिफरेंट है. इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए करंट बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हीटर. बट एज वी नो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है. इस केस में हमारे पास क्या हो रही है, करंट की, यू कैन से दैट एनर्जी की वेस्टेज हो रही है. अगर हम इन दोनों डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें लाइक दिस, इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर को हमने इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया. वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. लेट बल्ब में से कितना करंट पास हो रहा है, I1, हीटर में से कितना हो रहा है, I2. करंट अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. इलेक्ट्रिकल बल्ब को जितना करंट रिक्वायर होगा उसमें से उतना करंट पास होगा. हीटर को जितने करंट की रिक्वायरमेंट होगी हीटर में से उतना करंट बहुत इजीली पास हो जाएगा. ठीक है. सो यू कैन से दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे करंट और यू कैन से दैट हमारी एनर्जी की वेस्टेज होने से बच रही है. ठीक है. This is helpful as each gadget has different requirement of current to operate properly. These are the advantages of parallel combination over series combination. Next is electric power. Electric power. अगर आपने इलेक्ट्रिक बल्ब्स को देखा होगा बड़े ध्यान से तो उनके ऊपर ऐसे लिखा होता है 10 वॉट, 50 वॉट,
100 वोल्ट। इट मीन्स यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर मेंशन है, पावर को मेंशन किया गया है। अगर हम पावर के डिफाइन की बात करें, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां भी रेट ऑफ वर्ड आ जाए मतलब हम उस क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे टाइम के साथ। यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वर्क। सो पावर बिकम्स, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, दैट इज अवर पावर। अगर थोड़े से टाइम में, कम टाइम में ज्यादा वर्क परफॉर्म होगा, देन पावर इज सेड टू बी मोर। अगर बहुत ज्यादा टाइम में बहुत लेस फंक्शन, बहुत कम वर्क परफॉर्म हो रहा है, देन पावर इज सेड टू बी लेस। और यू कैन से दैट, हम पावर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड, और यू कैन से दैट एनर्जी डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड, एनर्जी डिलीवर्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन। कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या कितने टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, दैट इज अवर पावर, दैट इज अवर पावर। मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल हम कितना ले रहे हैं, V, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डिवाइस इज I, देन पावर इज, सिंपली हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर बिकम्स VI, V इज द पोटेंशियल एंड I इज द करंट। देन व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ पावर, पावर के SI यूनिट्स क्या होते हैं, द SI यूनिट्स ऑफ पावर आर वॉट, SI यूनिट्स ऑफ पावर आर वॉट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल W। अब पावर के जो यूनिट्स है, इट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट जेम्स वॉट, आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट जेम्स वॉट। ही इज ऑल्सो नोन एज द डिस्कवरर ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था। आपने इन सब के बारे, आपने इनके बारे में सुना होगा। नाउ एज वी नो, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर हम कितनी ले रहे हैं, 1 वॉट। पावर के ऐसे यूनिट्स क्या है, वॉट। वर्क डन, वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। सो 1 वॉट बिकम्स 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। टाइम के ऐसे यूनिट्स क्या है, सेकेंड। सो यू कैन से दैट 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। आप पावर 1 वॉट को, अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि 1 वॉट को डिफाइन करो, 1 वॉट को हम इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। सो यू कैन से दैट पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, पावर is said to be 1 watt when electrical device carries 1 ampere current on operating at potential difference of 1 volt। पावर हमें कितनी चाहिए, 1 वोल्ट। पावर हमें कितनी लेनी है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगी, जब पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट, एंड करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। So you can say that power is said to be 1 volt when an electrical device carries 1 ampere current on operating at potential difference of 1 volt। अगर हम हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स, अलग अलग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, तो हर एक डिवाइस की पावर की रिक्वायरमेंट, पावर की रेटिंग्स क्या है, अलग अलग है। अगर एसी की बात करें तो एसी की अप्रोक्सीमेटली पावर 1000 वॉट हो सकती है। टीवी या फ्रिज के लिए इट इज़ 400 वॉट। अगर हम हमारे मोबाइल की बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी लेस देन 5 वॉट। क्लियर। तो अलग अलग डिवाइसेस, हम जितने भी डिवाइसेस हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, हर एक डिवाइस की पावर की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले को हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था। पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट।
P इज इक्वल टू वी आई। अब इस फॉर्मूले को हमें डेराइव करना है। हम कैसे करेंगे? पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द amount of work done to carry a charge from one point to another। पोटेंशियल को हम V से डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हमने स्टडी किया हुआ है पहले भी। यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बिकम्स पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो यू कैन राइट हियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। नाउ we have to put the value of charge here। करंट, अगर हम करंट को स्टडी करें, करंट फर्स्ट हमारी वीडियो थी। करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या था? करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है हमारा यहाँ पे? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। फ्रॉम दिस फॉर्मूला चार्ज बिकम्स करंट इनटू टाइम। वी पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज हियर। वर्क डन बिकम्स पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या है? करंट इनटू टाइम। हियर वी कैन राइट करंट इनटू टाइम। नाउ वर्क डन बिकम्स इक्वल टू वी आई टी। वी क्या है हमारा? पोटेंशियल, आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम। अब हम क्या करेंगे? टाइम को इधर ले जाएंगे। जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा इट गेट्स डिवाइडेड, ये डिवाइड हो जाएगा। We get work done upon time is equal to VI। work done upon time क्या है? पावर। पावर क्या होता है? rate of doing work। पावर is defined as rate of doing work। इसका फॉर्मूला क्या है? पावर is equal to work done upon time। so you can write here it becomes power। power is equal to VI। power becomes potential into current। this is the formula of power इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। इसके बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला वैसे भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पावर को हमें करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो हम कैसे करेंगे? वो सिंपली यूज ओम्स लॉ हेयर, ठीक है। आपने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, उसके बाद आप क्या यूज करोगे? ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ हेयर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं वी यूज कांस्टेंट। हियर कांस्टेंट यूज्ड इज R। सो V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। पावर क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू वी आई है। वी की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? आई आर। इट बिकम्स आई आर इंटू आई। आई इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर। पावर बिकम्स आई स्क्वायर आर। सेकेंड फॉर्मूला आ गया पावर का। दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर न्यूमेरिकल्स में हमें पोटेंशियल और करंट गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट पावर, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स में हमें करंट और रेजिस्टेंस गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट पावर, फिर हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करेंगे। एक और फॉर्मूला है पावर का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली जो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे बाय R। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय R मैथ्स में कर सकते हैं हम, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट से या किसी भी टर्म से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। द फॉर्मूला ऑफ पावर बिकम्स P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। इट बिकम्स आई स्क्वायर आर इंटू आर बाय R। हमने सिंपली क्या किया? R से मल्टीप्लाई करवा दिया और R से डिवाइड करवा दिया। इट बिकम्स R इंटू R बिकम्स R स्क्वायर। द फॉर्मूला बिकम्स आई स्क्वायर R स्क्वायर बाय R। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई आर होल स्क्वायर बाय R। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर R स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हमारा बन रहा है।
अब आई आर किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई आर इज इक्वल टू वी, यूजिंग ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम आई आर की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इट बिकम्स वी, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर का थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। हमने तीन फॉर्मूले यहाँ पे पावर के कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर इज P इज इक्वल टू वी आई, सेकेंड इज आई स्क्वायर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन बिकम्स V इनटू Q। देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ करंट हेयर। करंट क्या होता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो I इज इक्वल टू Q बाई T। फ्रॉम दिस फॉर्मूला Q बिकम्स IT। Q का फॉर्मूला क्या होता है, IT। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, Q क्या हो जाएगा IT, T को हम क्या कर रहे हैं, उधर डिवाइड कर रहे हैं, इट बिकम्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू VI। वर्क डन अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, पावर, पावर बिकम्स VI। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ V एंड I। Next, to derive the second formula, we use Ohm's law here. According to Ohm's law, V is equal to IR. पावर हमारे पास क्या आ रहा है, P is equal to VI। V की जगह हम क्या लिखेंगे अब, V is equal to IR। यहाँ पे हमने IR लिख दिया, it becomes IR into I। On solving, it becomes I into I becomes I square R. This is the formula of P in terms of current and resistance. Now, अब हम इसको फर्दर थर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे और R से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स I स्क्वायर R स्क्वायर बाय R। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। IR किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है, इट बिकम्स V स्क्वायर बाय R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास पावर के आ रहे हैं। P इज इक्वल टू VI, सेकेंड इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड थर्ड इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। नेक्स्ट, SI यूनिट्स ऑफ पावर। अभी हमने डिस्कस किया था पावर के SI यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जेम्स वॉट, हु डिस्कवर्ड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल, टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड। सो यू कैन से दैट 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अगर हम बिगर यूनिट्स की बात करें, जैसे हम डिस्टेंस के केस में बिगर यूनिट्स क्या यूज करते हैं, किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हम यूज करते हैं ये यूनिट्स। इसी तरह हम पावर में क्या यूज कर रहे हैं, किलोवॉट। किलोवॉट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं KW। 1 किलोवॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, और यू कैन से दैट 1 किलोवॉट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट किसके इक्वल है, 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट, horsepower. Horsepower are also the bigger units of power. 1 horsepower is equal to 746 watt. 1 horsepower is equal to 746 times watt. Next is Joule's law of heating or heating effect of electric current. जैसा कि हमें इसके नेम से पता लग रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से बहुत ज़्यादा टाइम तक करंट को पास करवा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, इट गेट्स हीटेड अप, वो गर्म हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम काफ़ी टाइम के लिए ऑन कर देते हैं, कुछ टाइम बाद वो क्या होगा, इट गेट्स हीटेड अप, वो गर्म हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, जब उसमें से करंट पास हुआ तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। या कोई भी और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल का चार्जर है, जब आप काफ़ी टाइम तक अपने मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखते हो, ठीक है, चार्जर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें करंट के एक इफेक्ट को डिस्कवर कर रहे हैं हम। कंसीडर कर लो हमारे पास कोई भी डिवाइस है या कोई भी वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेट आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, दिस वायर गेट्स हीटेड अप, दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें पता है कि करंट का या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कौन है, बैटरी और इलेक्ट्रिकल सेल। वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जितनी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड करेगी उसका कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाएगा इन परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, जब आप बैटरी को ऑन करोगे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यू कैन से दैट हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, जो उसका बाकी का पार्ट होगा एनर्जी का, रेस्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। अब हमने लेट कर लो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं 6 जूल, ठीक है, बैटरी से हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 6 जूल हेयर। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। अब इसका कुछ पार्ट यूजफुल एनर्जी का लेट कर लो 4 जूल, 4 जूल कंज्यूम हो रहा है इन लाइटिंग दी बल्ब, 4 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन लाइटिंग दी बल्ब। बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना है, टोटल हम कितना प्रोवाइड कर रहे थे 6 जूल, रिमेनिंग कितना है हमारे पास 2 जूल। तो 2 जूल कहाँ पे यूज होगा, इट गेट्स यूज्ड इन हीटिंग दी डिवाइस। कुछ टाइम बाद हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इट मीन्स जो बाकी की एनर्जी थी वो किस में यूज हो गई, इन हीटिंग दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस। द फिनोमिना बाय विच material becomes hot when current is passed through them is called heating effect of current। तो हम heating effect को simple terms में कैसे define कर सकते हैं, it is the phenomena by which material, कोई भी आपका material, कोई भी electrical device यहाँ पे हो सकता है, becomes hot when current is passed through them is called heating effect of current। I think अब सबको क्लियर होगा heating effect of current क्या है। जब हम किसी भी डिवाइस में से काफ़ी टाइम के लिए करंट को पास करते हैं तो आफ्टर टाइम टी डिवाइस क्या होगा, इट गेट्स हीटेड अप, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके रीज़न क्या है, डिवाइस हमारा हीट अप क्यों हो जाता है, हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, इसका रीज़न हम एक फिगर की हेल्प से यहाँ पे स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी मटेरियल ले लिया, ठीक है, मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, दीज आर द एटम्स ऑफ दिस मटेरियल। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। जब हम बैटरी को ऑन करेंगे करंट पास होगा, जब हम बैटरी को ऑन करेंगे करंट पास होगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, हमने बहुत बार स्टडी किया है। जब करंट इस मटेरियल में से पास होगा तो एटम्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे उस केस में कॉलिजन्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे।
हमने पहले भी बहुत बार स्टडी किया इसको। जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होंगे उस केस में रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में, इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। हम क्या चाहते हैं, हमारे डिवाइस में से करंट को पास करवाना चाहते हैं। जो हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, जो एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है, दैट इज अवर हीट एनर्जी। क्लियर? व्हेन करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग। हमें पता है जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में से करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे स्टार्ट्स कोलाइडिंग विद एटम्स ऑफ डिवाइस। वो क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइस है, कोई भी हम मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं, उसके एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब भी यहाँ पे कंसीडर कर लो ये एटम्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब इनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इन एटम्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण ये एटम्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, कोई भी यहाँ पे बॉक्स है, आपने क्या किया, एक बॉल को यहाँ पे स्ट्राइक किया। जब ये बॉल इस बॉक्स के साथ स्ट्राइक करेगी तो बॉल अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी इस बॉक्स को प्रोवाइड करेगी, जिसके कारण ये बॉक्स क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वही केस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि जब हम किसी भी एटम में से, किसी भी मटेरियल में से करंट पास करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उन एटम्स को प्रोवाइड कर देंगे, जिसके कारण एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये ही वाइब्रेशंस, ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। इसी वाइब्रेशंस के कारण हीटिंग इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होगा। In fact, due to vibrations of atoms, the resistance of device increases. जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, इन वाइब्रेशंस के कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होगी यहाँ पे। दिस एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ये एनर्जी अकर होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हमने यहाँ पे केस लिया था, इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है, हमने क्या स्टडी किया था कि बैटरी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उसका कुछ पार्ट कंज्यूम हो रहा है इन लाइटिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसका जो सेकंड पार्ट होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कंज्यूम्ड। वो किस फॉर्म में कंज्यूम्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो यू कैन से दैट इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हीट एनर्जी भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यू कैन से दैट हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, हीट एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट यूज कर लें, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, देन एंटायर सोर्स एनर्जी, जितनी भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी और विद द हेल्प ऑफ सेल, it gets dissipated in the form of heat. For example, हम purely resistive circuit use कर रहे हैं like this। यहाँ पे मैंने एक resistance लिया है R, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी is providing 6 joule of electrical energy to this resistance। बैटरी क्या कर रही है, 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जो ये सोर्स एनर्जी है, ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन दिस केस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इस केस में हमें हीट एनर्जी कितनी ऑब्टेन होगी, हीट एनर्जी इज ऑल्सो 6 जूल। क्लियर? इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द एंटायर सोर्स एनर्जी, एंटायर मीन्स द होल सोर्स एनर्जी जितनी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एग्जाम्पल, अब
कुछ केसेस में हीट एनर्जी एडवांटेज है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एडवांटेज फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो उसमें करंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल गीज़र, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल, माइक्रोवेव, ओवन, कोई भी एग्जांपल ले लो, इन सब केसेस में करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। कुछ केसेस में ये हमारे लिए यूजफुल भी है और कुछ में ये हमारे लिए यूजलेस भी है। कुछ केसेस जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उस केस में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका कोई भी वहाँ पे यूज़ नहीं है, वहाँ पे इट इज़ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। बट अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक ओवन, इस तरह के डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, देन दिस इफेक्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। नाउ हाउ टू कैलकुलेट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर को अभी स्टडी किया है हमने। हीट एनर्जी किसके इक्वल होता है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई। हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, देन हीट एनर्जी बिकम्स वी आई इंटू टी। हीट एनर्जी बिकम्स वी आई इंटू टी। वीट वर्ड से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम, वी आई टी। अगर हीट एनर्जी का हमें सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करना है, हम सिंपली यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ हेयर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, हीट एनर्जी बिकम्स V की जगह हम क्या लिखेंगे, आई आर इंटू आई इंटू टी। आई इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर। So the heat energy becomes I square R T, current into resistance into time, ठीक है। This is the formula of heat energy in terms of potential, current and time, and this is the formula of heat energy in terms of current, resistance and time. Numericals में जो हमें given होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है टू कैलकुलेट हीट एनर्जी। नाउ टू डिराइव द थर्ड फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। आपने ध्यान दिया होगा पावर के केस में भी हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे, उसी तरह हीट एनर्जी के केस में भी हम तीनों फॉर्मूलाज ऑफ हीट एनर्जी डिराइव करेंगे। नाउ टू डेराइव द थर्ड फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी, हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सेकेंड फॉर्मूला है इसको सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे बाय आर। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर, मैथ्स में हम कर सकते हैं। हीट एनर्जी बिकम्स आई स्क्वायर आर टी। हम क्या कर रहे हैं, इसको आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर से डिवाइड कर रहे हैं। R इंटू आर बिकम्स आर स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाय आर। नाउ अगेन वी अप्लाई ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V स्क्वायर किसके इक्वल होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर। V स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर। सो द हीट एनर्जी बिकम्स आई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, V square. It becomes V square T by R. This is the third formula of heat energy in terms of potential, time and resistance. अगर आपने ध्यान दिया हो तो पावर के हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले थे, पावर के हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। फर्स्ट फॉर्मूला इज VI, सेकेंड इज I square R एंड थर्ड इज V square by R. अगर हम इन तीनों फॉर्मूला को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इन्हें
टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स वी आई टी, इट सेकेंड फॉर्मूला बिकम्स आई स्क्वायर आर टी एंड थर्ड फॉर्मूला बिकम्स वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे किसके बन जाएंगे, हीट एनर्जी के बन जाएंगे, बिकॉज हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। क्लियर? वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के सिंपल एसआई यूनिट्स हम क्या यूज करेंगे, जूल। कोई भी एनर्जी आ जाए आपके पास, ठीक है, एनर्जी के यूनिट्स हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जूल। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। हीट एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल। हीट एनर्जी 1 जूल कब होगी, जब हम पावर कितनी लेंगे, 1 वॉट, और टाइम कितना लेंगे, 1 सेकेंड। So you can say that 1 joule is equal to 1 watt second. 1 joule is equal to 1 watt second. Now what about the SI units of electrical energy? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम यूनिट्स क्या यूज करते हैं, we use watt hours. We use watt hours. और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, like this. 1 watt hour is electrical energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. हमारे पास फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी हम कितनी ले रहे हैं, 1 वॉट आवर। एनर्जी हम कितनी ले रहे हैं, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू पावर कितनी लेनी पड़ेगी हमें इस केस में, 1 वॉट, और टाइम कितना लेंगे हम, 1 आवर। क्लियर? 1 watt is electrical energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. Now what about the commercial units of electric energy? अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के कॉमर्शियल यूनिट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, किलोवाट आवर। इट इज किलोवाट आवर। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इंटू टाइम। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। हमें क्या करना होता है, किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना होता है। हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। क्लियर? पावर कितनी ले रहे हैं हम, 1 किलोवाट, टाइम कितना ले रहे हैं हम, 1 आवर। अब हम क्या करेंगे, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, इट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, इट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इट बिकम्स 3600 इंटू 1000। कितना होगा, मल्टीप्लाई करो आप सब, इट बिकम्स 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 वॉट सेकेंड। 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकेंड को देखकर कंफ्यूज मत होना, हमने अभी पढ़ा था एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी के यूनिट्स हम क्या ले रहे हैं, 1 जूल। 1 जूल इज सेड टू बी, पावर कितनी लेंगे, 1 वॉट, और टाइम कितना लेंगे, 1 सेकेंड। सो यू कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकेंड। अभी हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पे हम वॉट सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, जूल। द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बिकम्स 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर दिया, बट बुक्स में इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखा होता है लाइक दिस, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ये कैसे आएगा, देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारी एनर्जी कितनी आ रही है, इट इज 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल। हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे तो कर सकते हैं ना। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इट बिकम्स, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एनर्जी बिकम्स 36 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन
10, 36/10 इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, फ्रॉम दिस it is equal to 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁶ joule। very important result, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या एप्लीकेशंस हैं? जब करंट किसी भी डिवाइस में से पास हो रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस हीटिंग इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, इलेक्ट्रिक कैटल्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स। ठीक है, इन सब में हम क्या कर रहे हैं? करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने अभी स्टडी किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। अगर आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको उसमें एक इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। किसका बना होता है ये? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल हम क्या यूज करते हैं? W। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं whose melting point is very high, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? बहुत ज्यादा हाई हो। दैट मीन्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी वो मेल्ट ना करे। ठीक है, सेकेंड थिंग वी ऑब्जर्व इज इट शुड बी ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। थर्ड इज इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर। हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जो हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसलिए हम जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन मेटल को चूज करते हैं। क्लियर? टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस पे भी ये मेल्ट नहीं होता। क्लियर? और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हमने स्टडी किया था, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब फिलामेंट में से करंट पास करेगा, ठीक है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट में से करंट पास कर रहा है, जितनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण ये उतना ज़्यादा ग्लो करेगा और उतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज केमिकल इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन आर फील्ड टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो बाहर ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदर इनएक्टिव गैसेस जो एक्ट नहीं करती लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन को फिल कर देते हैं ताकि जो हमारा फिलामेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो, गैसेस उसके साथ रिएक्ट ना करे और वो रस्ट ना हो। ठीक है, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपने सुना होगा, हम इसे हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में, हमारे घरों में यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट अवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और फ्रॉम ओवरलोडिंग। फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइसेस टू प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ एनी अनडली हाई करंट। कई बार क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीट अप हो जाते हैं और यू कैन से दैट वो डैमेज हो जाते हैं। उन्हें डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, फिगर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। सोर्स क्या है, हमारी बैटरी है।
फिर यहाँ पे हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्ट करें। फ्यूज इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट किया हो, ये हमारा टीवी भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जब यहाँ से सोर्स से एनर्जी आएगी, वोल्टेज पास करेगी, मान लो अभी हमने यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्यूज कनेक्ट नहीं किया हुआ, हाई वोल्टेज आ गई। हाई वोल्टेज कहाँ पे जाएगी, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जाएगी, बट हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज को बियर नहीं कर सकता। उस केस में ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करेंगे, जब हाई वोल्टेज आएगी तो इसकी वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा फ्यूज यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। जैसे ही हाई वोल्टेज आएगी इसकी वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, वायर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब वायर ब्रेक होगी सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हाई वोल्टेज फॉरवर्ड ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। उस टाइम हमारा ये डिवाइस डैमेज होने से बच जाएगा। क्लियर। यही फ्यूज का फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज। अब फ्यूज के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वायर यूज्ड इन फ्यूज, जो फ्यूज में वायर यूज होती है, इट इज मेड अप ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, जो हम फ्यूज में वायर यूज करते हैं, कंडीशन क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और ये मेटल की भी बनी हो सकती है या फिर यू कैन से दैट इट कैन बी मेड अप ऑफ एलॉय। नेक्स्ट, if current larger than specified value flows through circuit, temperature of fuse wire increases। जब करंट क्या करेगा, बहुत ज्यादा करंट, लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड वैल्यू 5 एम्पियर थी बट करंट कितना आ गया हमारा, 10 एम्पियर। लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, उस केस में क्या होगा, फ्यूज वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, रेस कर जाएगा। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट, जिसके कारण फ्यूज वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे डिवाइसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर इज यूजली इनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स लाइक दिस। ठीक है, अब पोर्सिलेन क्या होता है, पोर्सिलेन इज वाइट हार्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल मेड बाय हीटिंग क्ले टाइप मटेरियल्स टू हाई टेम्परेचर। पोर्सिलेन, अगर हम पोर्सिलेन की एप्लीकेशंस की बात करें, पोर्सिलेन एक ऐसा मटेरियल होता है जो वाइट हो, हार्ड हो और ट्रांसलूसेंट हो। इसको हम कैसे बनाते हैं, बाय हीटिंग क्ले टाइप मटेरियल्स टू वेरी हाई टेम्परेचर। अगर पोर्सिलेन की एप्लीकेशंस की बात करें तो हम जो क्रॉकरी में यूज करते हैं इसको, ठीक है, या फिर डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में, डेंटल क्राउन्स, जब टीथ डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो जो डेंटल क्राउन्स बनते हैं या गैप को फिल करने के लिए जो फिलिंग होती है वो किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलेन मटेरियल एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाने में भी हम पोर्सिलेन मटेरियल को यूज करते हैं। पहले आपने देखा होगा हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज होते थे, दैट आर मेड अप ऑफ पोर्सिलेन, बट आजकल फ्यूज यूज नहीं हो रहे हैं। आजकल हम क्या यूज करते हैं, नाउअडेज एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। आजकल हम एमसीबीज को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूज। रीजन क्या है, पहले क्या होता था, अगर हाई वोल्टेज आ रही है तो फ्यूज की वायर का क्या होता था, मेल्टिंग पॉइंट लो होता था, जिसके कारण वो मेल्ट हो जाती थी और सर्किट ब्रेक हो जाता था, जिसके कारण क्या है, फिर करंट फॉरवर्ड फर्दर पास नहीं कर पाता था
और हमारे डिवाइसेस डैमेज होने से बच जाते थे। बट इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि हर बार हमें फ्यूज चेंज करना पड़ता था, ठीक है। बट आजकल हम MCBs यूज कर रहे हैं। ये MCBs एक स्विच की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑन ऑफ। जब हाई वोल्टेज आ जाती है तो ये MCB अपने आप डाउन हो जाती है। बस हमारा फंक्शन क्या होता है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन करना होता है, ठीक है। तो MCBs को हमें बार बार फ्यूज की तरह रिप्लेस नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज। कोई भी रेटिंग हो सकती है फ्यूज की। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5 एंड 10 एम्पियर। इससे ज़्यादा हाई रेटिंग के फ्यूज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, हमारी NCERT में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। आप किलोवाट से समझ गए होंगे, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक पावर। पावर कितनी गिवन है हमें, 1 किलोवाट। अगर इसे वॉट में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 1000 वॉट। व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, वोल्टेज हमें कितने गिवन है, 220 वोल्ट। इन दिस केस व्हाट शुड बी द रेटिंग ऑफ फ्यूज यूज्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो हमें कितनी रेटिंग का फ्यूज यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ताकि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन डैमेज होने से बच जाए। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। तो करंट क्या होगा, यहाँ से करंट बिकम्स पावर अपॉन वोल्टेज। आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे और आंसर इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है, कि कितनी रेटिंग का फ्यूज हम यहाँ पे यूज करें ताकि हमारी इलेक्ट्रिक आयरन डैमेज होने से बच जाए। नेक्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर्स। आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं इनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। इस कॉइल को जितनी ज्यादा ये कॉइलिंग होगी उतनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी। ये बात तो आप समझते हो। हमारे पास एक वायर है, ठीक है, लाइक दिस। इस वायर को हमने क्या कर दिया, कॉइल कर दिया, लाइक दिस। जितने ज्यादा ये नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतनी ज्यादा वायर की हमारे पास लेंथ होगी। हम ये कॉइलिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉइलिंग। अभी हमने स्टडी किया था, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको याद है, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रो क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से हमने क्या कंक्लूड किया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर। तो जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉइल्ड वायर यूज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, लेंथ ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारी हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर। अब आपको ये पता लग गया होगा व्हाट इज द रीजन कि हीटर्स के अंदर जो कॉइल्स होती हैं वो इतनी ज्यादा टर्न्ड क्यों होती है, नंबर ऑफ कॉइलिंग्स इतनी ज्यादा हाई क्यों होते हैं, टू इंक्रीज द लेंथ। जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के साथ साथ हीट एनर्जी भी हमारी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर। This is all about the applications of heating effect of electric current. नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप तब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहे और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।